हम तो ठीक है। देखिए बेटा ये सवाल जो है क्या है, एक एक नियम पे आधारित है। ठीक है, देखिए यदि 10 पेंसिल की कीमत क्या है 8 रुपया है, 10 पेंसिल की कीमत कितना है 8, तो 15 पेंसिल की कीमत क्या होगी। ठीक है, अगर कोई आपको पेंसिल का एक डिब्बा दिया और उसमें 10 पेंसिल हो और कहे कि इसकी पूरा पेंसिल की पैकेट, ठीक है, जैसे मान लो ये पैकेट है, इसमें 10 पेंसिल है, कहे कि ये पूरा पेंसिल की पैकेट कितने के रुपए का है 8 रुपया का है, तो बताओ कि 15 पेंसिल की कीमत क्या। ठीक है बेटा, देखो इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहां जो नियम हम बताएं, हम लोग बात करेंगे जिसपे, उस पे ये हर जगह लागू होगा, जो कि एक एक नियम के आधार पे है। ठीक है, एक एक नियम क्या है बेटा कि पहले एक वस्तु की कीमत निकालिए। कितने वस्तु की कीमत निकालिए, एक वस्तु। ठीक है, देखिए बेटा 10 जो है पेंसिल है, ठीक है, गलत हो गया, 10 पेंसिल है, ठीक है, और 10 का दाम कितना है 8 रुपया है। ठीक है बेटा, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा बताइए, 8 रुपए में 10 रुपए से 10 से भाग देंगे। ठीक है, 10 पेंसिल से भाग देंगे। अब देखिए समझने वाली बात यहां क्या निकला, देखो क्या निकला बेटा, यूनिट का खेल देखो, यहां ये निकला बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8/10 भी लिख सकते हो, या एक शून्य है तो 0.8 भी लिख सकते हो, रुपया पेंसिल। अब यहां क्या बचा बेटा, 1 रुपया बचा, एक बचा ना, बचा नहीं बचा, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 0.8 रुपया यानी कि 80 पैसा है। बात समझो, या ये भी कह सकते हो कि एक पेंसिल की कीमत जो है 8/10 रुपया है। ये लिखा क्या बेटा 0.8 यानी कि 80 रुपया, 0.8 सॉरी 80 रुपया नहीं, वो 80 रुपया को जो है 0.8 रुपया को 80 पैसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो 0.8 रुपया प्रति पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना है 80 पैसा है, यानी कि 0.8 रुपया है। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब देखो बेटा पूछ रहा है कि 15 पेंसिल की कीमत क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, देखना, हाँ 15 पेंसिल की कीमत। ठीक है बेटा, तो कीमत किसमें निकलेगा, रुपया में निकलेगा ना, रुपये में कीमत में क्या मूल्य है ना बेटा। तो क्या करेंगे देखो, अब ध्यान समझना, 8/10 लिख लेते हैं, ठीक है, या 0.8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, कुछ भी लिख सकते हैं, 8/10 गुणे, देखो यहां पे क्या लिखे हैं 8/10 रुपया प्रति पेंसिल, है कि नहीं है। इसमें किससे गुणा करेंगे 15 से, 15 पेंसिल। अब सुन बेटा, पेंसिल से पेंसिल कट गया, नहीं कट गया, ये यूनिट है, यूनिट कट गया, पेंसिल से पेंसिल कट गया, क्या बचा बेटा 5 भाग 2, 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15, 2 चौका 2 का में 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, तो 12 ये रुपया बचा कि नहीं बचा, ये बेटा 12 रुपया आपका आ गया। हमने एक पेंसिल की कीमत निकाली, इसमें रुपया में पेंसिल से भाग दे दोगे, जो ऊपर रहेगा वो कितना रुपया आ रहा है प्रति पेंसिल की, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का जब मूल्य आ गया तो 15 का ही निकाल दोगे, गुणा करना है, तो गुणा किए बेटा, तो पेंसिल से पेंसिल कैंसिल हो गया और गुणा करने पर ये आया। समझ में आया, किसको किसको समझ में, आप तो पहले समझ में आने की बात रही है। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे और एक का नहीं अधिक का दिया हो, अधिक का दिया हो मूल्य और अधिक का ही पूछे, तो ऐसे केस में एक का निकालो, एक का दिया हो अधिक का पूछे तो गुणा करना है, अधिक का दिया हो एक का पूछे तो भाग देना है, अधिक का दिया है अधिक का ही पूछ रहा है तो एक ही नियम लगाना है, पहले एक का निकाल लो फिर गुणा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, बोलिए।
चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल क्या बेटा, 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए शब्दों का ही खेल है। गुणनखंड माने इस संख्या को गुणा के रूप में लिखना है, खंड खंड करके, यानी कि तोड़ तोड़ के। लेकिन अभाज्य लिखना है। अभाज्य माने क्या है बेटा, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। बेटा अंकित ध्यान दो बेटा, ठीक है। गुणनखंड यानी कि 144 गुणनखंड को लिखना है, ठीक है बेटा, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखो बेटा 12 72 दूनी का 144 आ रहा है, ये भी गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन आजा बेटा बैठ जाओ, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, वहीं बैठो। और 6 भी क्या है, 2 से कटेगा और पूरा सही से क्लोज करो बेटा, सही से क्लोज करो, 3 से कटेगा, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा ये अभाज्य संख्या है, ये तो कैंसिल हो गया, ये इसमें भी अभाज्य संख्या एक नहीं है 6, और ये अभाज्य संख्या है। तो 2 आपका आंसर हो सकता है, ये और ये। अब आपको गुणा करके चेक करना है, ठीक है। तो करते हैं, दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, 48, 48 तियां गुणा करोगे तो 144 आएगा। दूनी का 4, दूनी का 8, तीनी का 24, 24 तियां कितना होता है 72, 72 तियां 144 से आगे हो जाएगा। 72 दूनी का होता है 144, 72 तियां क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। लेकिन बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको गुणनखंड विधि से निकाल के भी चेक करेंगे। अच्छा देखिए हम लोग देख के बता दिए कि 2 तो ऐसे ही नहीं होगा, ये और ये अभाज्य संख्या नहीं है कि नहीं है, बोलिए बेटा। तो इसको हम लोग करते हैं बेटा, पहले 2 से घटाओ, 2 7 14 4, फिर 2 से घटाओ 36, आधा हो जाएगा। तो अभी भी ध्यान रखना कि संख्या में 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आधा, ठीक है। फिर 2 से भाग दोगे क्या होगा, 18, बहुत अच्छा। फिर 2 से भाग दोगे 9, फिर 3 से भाग दोगे, और फिर 3 से भाग दोगे, देखो 4 कितना, 1 2 3 4, 2 आ गया। हमने 4 से क्यों नहीं भाग दिया, 4 से भी 144 कटेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं भाग दिया बताओ, इसलिए कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इस पर बहुत चर्चा किए हैं बेटा, ये आसान प्रश्न है, जितना हम लोग पढ़े हैं आसान प्रश्नों से। अब ये आपके सामने क्या है, ग्राफ है। कक्षा 5 के 40 छात्रों को क्या यातायात के साधन निम्न बार ग्राफ में दर्शाया गया। ये कक्षा 4 के जो बेटा सॉरी कक्षा 5 के छात्र हैं, ठीक है, और ये बार ग्राफ दर्शाया गया है। 40 छात्र हैं, देखो बेटा, तो साइकिल से कितने जाते हैं, ये छात्रों की संख्या है 10, ये इसके सापेक्ष क्या है, ये है, साइकिल से 10 जाते हैं। बाई फुट मैंने पैदल कितने जाते हैं 15। बाई बस कितने जाते हैं 5। बाई वैन कितने जाते हैं 10 जाते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके सापेक्ष यहां पे देखोगे तो साइकिल वाले दिख जाएंगे कितनी संख्या है, पैदल वाले कितनी संख्या है, बस वाले कितनी संख्या है, और वैन वाले कितनी संख्या है। यही हमें ग्राफ में आपके लेवल से देखना है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा पूछ रहा है कक्षा 5 के अधिकतम छात्र किस साधन से स्कूल आते हैं। पैदल ना बेटा, देख बेटा साइकिल से कितने जा रहे हैं 10 ही जा रहे हैं, पैदल 15 जा रहे हैं, बस से कितने जा रहे हैं 5 ही जा रहे हैं, और वैन से कितने जा रहे हैं 10 ही जा रहे हैं। तो सबसे अधिक किससे जा रहे हैं बताओ, पैदल जो ट्रैवल होता है लोग, तो सबसे अधिक किससे जाते हैं बच्चे, पैदल। ये ग्राफ देख के बताना है, ये इसको याद नहीं करना है, ये मत सोचना कि सर जी पैदल बताए थे, पैदल होगा हर जगह ना। ग्राफ जो कह रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है बेटा। तो उत्तर क्या जाएगा आपका, पैदल, ठीक है। बस एवं पैदल आने वाले छात्रों की संख्या में अंतर है। अंतर में क्या होता है, घटाना होता है, जो होता है घटाना, ठीक है। तो
बस और पैदल, बस से कितने जाना है, पैदल कितने जाना है, तो हाँ 15 और 5 में कितना अंतर होगा, 15 और 5 में कितना अंतर होगा, कितना होगा 10। तो उत्तर क्या जाएगा 10। समझ में बात रही है। अगर मैं पूछूं बेटा कि साइकिल और वैन से आने वाले जो छात्र है उनमें अंतर कितना है, जो बच्चे साइकिल से आ रहे हैं और जो बच्चे जितने बच्चे वैन से आ रहे हैं संख्या में अंतर क्या होगा, तो क्या बताओगे, हाँ क्या होगा 0। साइकिल से भी 10 आ रहे हैं और वैन से भी 10 आ रहे हैं, तो कितना हो गया, 10 में से 10 गया 0। ठीक है। अच्छा हम लोग बात करेंगे साइकिल से और बस से आने वाले छात्रों का अंतर कितना है, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, 5। साइकिल से 10 आ रहे हैं, वैन से बस से कितने आ रहे हैं 5, 10 में से 5 गया 5। ये बात समझ में आ रही बेटा। हाँ हमेशा एक बात याद रखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, हाँ पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है, पढ़ाई करो ठीक है, और ध्यान से इसको रिवीजन करो। चलो